कांच का टूटना अच्छा नहीं होता, जरा संभल कर काम की कर, लक्ष्मी ने अपनी बहू निशा को टोकते हुए कहा। निशा चाह कर भी कुछ न कह पाई। पिछले 1 हफ्ते से उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उस पर नौकरानी के न आने के कारण काम भी बढ़ गया था। चाय का कप धोते हुए ना जाने कैसे उसके हाथ से फिसल गया और टूट गया। उसने झाड़ू उठाई और फर्श पर पड़े कप के टुकड़े साफ करने लगी। तेरी माँ ने कुछ सिखाया है या नहीं? अरे शाम ढले घर के झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी घर में प्रवेश नहीं करती। झाड़ू से नहीं, कपड़े से इन टुकड़ों को उठा, लक्ष्मी ने क्रोध भरे स्वर में निशा से कहा। उसी समय विनोद ने घर में प्रवेश किया। माँ को निशा पर क्रोधित होते देख उसने शांत स्वर में कहा, माँ तुम्हें याद है जब मैं इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा के लिए जा रहा था तो मुझे अचानक छींक आ गई। तुमने मुझे दही पेड़ा दोबारा खिलाकर उस अपशगुन को सगुन में बदला, किंतु जैसे ही मैं घर के दरवाजे से बाहर निकला एक काली बिल्ली मेरे सामने से निकल गई। तुमने तुरंत मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा था कि 10 मिनट के लिए अंदर दो दो अपशगुन, आज मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। तुम्हारी हर बात सुनकर सदा शांत रहने वाले पिताजी ने उस दिन मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा था कि बेटा जल्दी चल, हम पहले ही लेट हो गए हैं। अगर अपनी माँ की बात सुनता रहा, परीक्षा में लेट हो गया तो उससे बड़ा अपशगुन कोई नहीं होगा। माँ तुम्हारे उस अपशगुन के बावजूद उस वर्ष हायर सेकेंडरी की परीक्षा में मेरिट लिस्ट में न केवल मेरा नाम आया, उसी वर्ष मेरा ITI कानपुर के लिए चयन भी हो गया। इसके बावजूद भी तुम आज तक सगुन अपशगुन के चक्कर में यह ना करो वह ना करो में लगी हुई हो। जिसे जैसा करना है करने दो। दुनिया बदल रही है, तुम भी स्वयं को बदलो। अब तक टोका टोकी बंद करो। माँ को छोटी सी बात पर बिगड़ते देख सदा शांत रहने वाले विनोद के स्वर में आज ना जाने कैसा तीखापन आ गया था। बहुत आया बीबी की तरफदारी करने वाला, ऐसे ही तोड़ा फोड़ी होती रही तो जम चुकी तेरी गृहस्थी। तिल तिल करके जोड़ी जाती है गृहस्थी। एक तुम लोग हो, पूरा कप का सेट बिगड़ गया और कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तभी तो आज की पीढ़ी दोनों के कमाने पर भी सदा पैसे की कमी का रोना रोती रहती है। एक हम लोग थे, पाई पाई जोड़ी तभी तुम्हें आज इस लायक बना पाए है। बेटे का तीखा स्वर सुनकर भी लक्ष्मी चुप न रह सकी और निशा पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आतन बोल उठी। क्यों राई का पहाड़ बनाने पर तुली हो? जब देखो तब जरा जरा सी बात पर टोका टोकी परेशान हो गया हूँ। रोज की चिक चिक सुनकर एक कप ही तो टूटा है। घर आकर भी थोड़ा सा सुकून पाना चाहता हूँ, पर यहाँ भी चैन नहीं। वह कोशिश तो कर रही है तुम्हारे साथ निभाने की। तुम यह क्यों नहीं समझती कि तुम मेरी माँ हो तो वह मेरी पत्नी है, तो निभाना पत्नी के प्रति दायित्व। माँ का क्या है, वह तो कैसे भी रह लेंगी। भले ही बात समझाओ तो वह बुरी भी लगने लगती है। ना जाने कैसा जमाना आ गया है। लक्ष्मी ने कहा, माँ मैं तुम्हारी अवमानना नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर निशा से कभी कोई गलती हो भी जाती है तो उसे ताना मारकर समझाने के बजाय प्यार से भी तो समझाया जा सकता है। विनोद ने स्वर में नरमी लाते हुए कहा, अब तो मेरी हर बात तुम लोगों को बुरी लगती है। इसके कदम रखते ही तो इतना बदल जाएगा, मैं सोच भी नहीं सकती। अब तो तेरे लिए सब कुछ वही है, वही सही है, मैं गलत? क्रोध से बिफरते हुए माँ लक्ष्मी बोली, मैं नहीं जानता कि यह सही है और क्या गलत। मैं घर में सुख शांति चाहता हूँ। इस बार विनोद के स्वर में फिर तलख्खी आ गई। इसका मतलब तो यही है कि मैं ही बेवजह लड़ाई करती हूँ, लक्ष्मी ने क्रोधित स्वर से कहा। निशा ने बीच बचाव करने का प्रयत्न किया तो वे बिफरते हुए बोली, पहले तो स्वयं आग लगाती है, फिर अच्छी बनने के लिए पानी डालने आ जाती है। हट मेरे सामने से, तेरी जैसी मैंने खूब देखी है। पहले मेरे बेटे को फंसा लिया, अब उसे मुझसे दूर करने पर तुली है। माँ की जलीगटी सुनकर निशा की आंखों में आंसू भर आए और वह अंदर चली गई। पर विनोद चुप न रह पाया। बहुत दिनों से माँ का निशा पर छोटी छोटी बात पर क्रोधित होना एवं चिल्लाना, यह ना करो वह ना करो की बंदिशों में बांधना उससे सहन नहीं हो रहा था। और आज कप टूटने पर इतना बखेड़ा। उसने बीच बचाव करते हुए माँ को समझाना चाहा तो बात संभलने के बजाय बिगड़ती ही चली गई। उसने सोचा कि जब बात इतनी बढ़ ही गई है तो आज निपटारा कर ही लिया जाए, कम से कम रोज रोज की चिक चिक से तो निजात मिलेगा। अतः वह भी ऊंचे स्वर से बोला, तुमसे तुम्हारा बेटा दूर उसने नहीं बल्कि तुम्हारी रोज की टोका टोकी ने किया है।
तुम समझती नहीं या समझना नहीं चाहती कि वह अब तुम्हारी बहू के साथ इस घर की सदस्य भी है। जब तुम उससे ठीक से बात करूंगी तभी वह तुम्हारा सम्मान कर पाएंगी। हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ। कितना कृतज्ञ हो गया है तू। तेरे लिए मैं नहीं क्या क्या नहीं किया है, सब भूल गया। उस कल की छोकरी के लिए आज तू मेरा अपमान करने से भी नहीं चूक रहा है। इससे तो अच्छा होता मैं पैदा ही नहीं हुआ होता। कम से कम यह बुरे तो दिन नहीं देखना पड़ता। अच्छा हुआ जो तेरे पिताजी यह अपमान सहने से पहले ही चले गए। भगवान, तू मुझे पता नहीं क्या क्या दिन दिखाएगा। क्रोध के साथ उनकी आंखों में आंसू भी भर गए थे। आज से पहले विनोद ने उनसे इस तरह की बात नहीं की थी। उसी एहसान का बदला तो चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आखिर कब तक मुझे परीक्षा देनी होगी, कब तक बेवक्त ताने सुनने पड़ेंगे। माँ के इसी तरह के नीत कड़वे वचन सुनकर विनोद भी स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाया और उसी तृणिछित्ता से उत्तर दिया और अंदर चला गया। क्रोध से उबल रही लक्ष्मी ने बेटे बहू से तिरस्कार पाकर स्वयं को पूजा घर में बंद कर लिया। यही उनका ब्रह्मास्त्र था। निशा ने चाय के लिए आवाज़ दी पर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। खाने के लिए आवाज़ दी फिर भी वे नहीं पसीजी। पसीजती भी कैसे? इस बार बहू ही आकर पूछ रही थी। बेटा एक बार भी नहीं आया। आज से पहले जब जब भी उनमें और बहू में तकरार हुई है वह उसे मना कर उनके क्रोध को शांत कर दिया करता था और निशा से भी सॉरी बुलवा दिया करता था। पर आज बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। सदा शांत रहने वाले पुत्र के मुंह से निकले शब्द अब भी लक्ष्मी के मन को मथ रहे थे। साथ ही उसका मन उनसे खाने के लिए भी ना पूछना उन्हें संदिग्ध करने लगा। वे कूड़ कर रह गई। रात में जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो धीरे से दरवाज़ा खोलकर वे बाहर आई। किचन में कुछ ना पाकर बड़बड़ाई कि किसी को भी मेरी चिंता नहीं है, दोनों खाकर मज़े से सो गए हैं। मैं जीऊँ या मरूँ इससे किसी को मतलब ही नहीं रहा है। हे भगवान, ना जाने कैसा ज़माना आ गया है। फ्रिज खोला तो उसमें सब्जी के साथ रोटी का डिब्बा रखा देखकर चैन की सांस ली। सब्जी की मात्रा में डब्बे में रोटियों की संख्या देखकर उन्हें लगा कि किसी ने भी खाना नहीं खाया। फिर मन में आया कि कुछ और खा लिया होगा। जब मेरे लिए इनके दिल में इतनी कड़वाहट है तो वे खाना क्यों छोड़ेंगे। अशांत मन से सब्जी गर्म की और खाना खाकर सो गई। सुबह उठी, पूरे कमरे को रोशनी से नहाया देखकर चौंक गई। सुबह के 8 बज गए। इतनी देर तक तो वे कभी भी नहीं सोई। नित्य काम से निर्वत होकर बाहर आई तो देखा कि बहू किचन में थी और बेटा घर से ऑफिस के लिए निकल रहा था। उन्हें देखकर भी उसने उनसे कुछ नहीं पूछा और ना ही कहा। उसे चुपचाप ऑफिस जाते देख मन में कुछ दरक आ गई। जिस बेटे के लिए इतना कुछ किया वह उनसे ऐसे मुंह मोड़ कर लेगा, कभी सोचा ही नहीं था। पति सुमेश के मरने के बाद उन्होंने अकेले ही पुत्र विनोद और पुत्री दामिनी को हर कठिनाइयों से बचाते हुए पाला है। दामिनी अपने घर संसार में इतनी डूब गई है कि उसे उनकी सुध ही नहीं है और आज विनोद ने अपनी पत्नी के लिए उसे खरी खोटी सुना दी। आज जब आराम करने का समय आया तो दोनों के ऐसे तेवर, अगर कुछ कह दिया तो दोनों के मुंह फूल गए। यह भी नहीं सोचा कि माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी। निशा ने उनके सामने चाय रखी तो वे भड़क कर बोली, बेटे को तो मुझसे दूर कर ही दिया है, अब और भी कुछ करना बाकी है तो वह भी कर ले। पता नहीं उसे क्या पट्टी पड़ा दी है कि आज वह मुझसे बिना बात किए ऑफिस चला गया। इस बार निशा भी चुप न रह सकी और बोली, रात में चुपचाप उठकर आपने खाना खा लिया। बहू की तो दूर पर क्या आप यह सोच भी पाई कि बेटे ने भी रात में कुछ खाया है या नहीं। इस समय भी वह बिना खाए ऑफिस चले गए हैं, यहाँ तक कि टिफिन भी नहीं ले गए। तेरा पति है, तू जाने कि उसने क्यों नहीं खाया। चाय पीते हुए निर्लिप्त स्वर में उन्होंने कहा, आप भी तो उनकी माँ है, क्या आपका फर्ज नहीं है कि एक बार अपनी पेट पूजा से पहले अपने बेटे से भी पूछ ले कि उसने कुछ खाया है या नहीं। सदा चुप रहने वाली निशा भी आज चुप न रह पाई। वह भी आज विनोद के बिना खाए निकल जाने के कारण बेहद दुखी थी। बहुत बोलने लगी है तू, कर्म तो मेरे ही फूटे थे, वरना एक से एक लड़कियां आ रही थी मेरे विनोद के लिए। दहेज भी खूब मिलता, पर तूने उस पर ना जाने कैसा जादू कर दिया कि वह तुझे ब्याह लाया। एक तो गरीब घर की है और ऊपर से बेसुअर, ना बात करने का तरीका और ना रहने का। मैं तो यह सोचकर तुझे अपनाने के लिए तैयार हो गई थी कि गरीब है तो क्या हुआ, मेरे विनोद की पसंद है और शायद मेरे इस एहसान के बदले तू मुझसे दबकर रहेंगी और मेरी हर बात मानेंगी। पर बात माननी तो दूर,
तू तो मेरे विनोद को ही मेरे विरोध भड़काती रहती है, वरना वह पहले ऐसा नहीं था। आखिर कब तक आप मुझे ताने देती रहेंगी? गरीब हूँ तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरा कोई आत्मा सम्मान नहीं है? गरीब होने के बावजूद मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया, IITN बनाया। विनोद ने मेरी योग्यता के कारण मुझसे विवाह किया था। इस सब के बावजूद भी दिन रात ताने, आखिर कितना सहूं? निशा ने रोते हुए कहा और अपने कमरे में चली गई। जा जा, इन टेसुओं से मैं पिघलने वाली नहीं। इन टेसुओं के सिवा लाई ही क्या है? मेरे सोने से घर को नरक बना कर रख दिया है, लक्ष्मी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। सास के शौहर निशा के मन मस्तिष्क में शीशे की तरह चुप चुप कर उसे लहूलान कर रहे थे। विवाह के बाद लड़की का जीवन बदल जाता है, यह तो उसने सुना था, पर रिश्ते निभाने के लिए उसे अपमान भी सहना होगा, यह उसने नहीं सोचा था। उसने अपनी सास की हर बात मानने और उनकी इच्छा अनुसार काम करने की भरपूर कोशिश की, पर उसकी हर कोशिश नाकाम रही। उसकी हर बात में कमी निकालकर उसे बेस और सिद्ध करना उसकी सास को सुकून पहुंचाता था। घर की सजावट में थोड़ा भी फेरबदल करने का प्रयत्न करती तो तुरंत कह देती कि यह मेरा ड्रीम हाउस है, जब तक मैं हूँ कोई फेरबदल नहीं होगा। आखिर उसने घर की साज सज्जा के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। उसके हिस्से में अधिकार के बजाय कर्तव्य ही आया। कर्तव्य निभाते निभाते अगर कहीं कुछ भूल चूक हो जाती तो ऐसे ताने देकर लहूलान कर दिया जाता। उसे लगता ही नहीं था कि वह इस घर की बहू है। छोटपन में ही माँ के गुजर जाने के कारण निशा को बचपन से ही माँ का प्यार नहीं मिला था। सोचा था सास के रूप में माँ को प्राप्त कर वह सारी कमी पूरी कर लेंगी, पर माँ तो ऐसे व्यवहार करती है जैसे उनकी बहू नहीं नौकरानी हो। कल तो हद ही कर दी। जब वह उनको खाने के लिए कहने गई तब उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया, किंतु भूख बर्दाश्त न होने पर उन्होंने रात में चुपचाप उठकर खाना खाया और सो गई, जबकि माँ के ना खाने के कारण विनोद ने भूख नहीं है यह कहकर खाने से मना कर दिया था। वह अकेले कैसे खाते? वैसे बना बनाया खाना उठाकर फ्रिज में रखना पड़ा और आज सुबह भी विनोद नाश्ता बनने के बावजूद भी बिना कुछ खाए ऑफिस से चले गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि विनोद का गुस्सा उस पर है या माँ पर। आखिर कैसे वह सामंजस्य स्थापित करे, वही कितना झुके। सब कुछ भूलकर वह सुबह की चाय देने गई तो फिर वैसे ही जली कटी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। मन इतना खराब था कि आज उसका ऑफिस जाने का मन नहीं हुआ। कमरे में आकर उसने छुट्टी का मेल कर दिया। लक्ष्मी ने निशा को कमरे में जाते देखा तो सोचा कि जाती है तो जाए, मुझे क्या, मैं किसी को मनाने नहीं जाऊंगी, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएंगी। तेवर तो देखो इस लड़की के, पता नहीं अपने को क्या समझती है। पूरी जिंदगी तो उन्होंने बच्चों की परवरिश में लगा दी। दामिनी की विवाह के बाद सोचा था कि बेटे का विवाह अपनी इच्छा अनुसार कराऊंगी, उसके विवाह में मोटा दहेज लेकर अपनी उन सारी इच्छाओं को पूरा करूंगी जो पारिवारिक दायित्वों को चलते पूरा नहीं कर पाई। पर विनोद ने उनके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। एक दिन इसी सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहा, माँ आशीर्वाद दो। वे बेटे विनोद के बर्ताव से वाकिफ थी, वे कुछ सोचना समझ पाती। उसी से पहले ही विनोद और निशा उनके पैरों पर झुक गए। एकलौता बेटा है, विद्रोह करके जाती भी तो कहाँ जाती, सोचकर उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दे दिया। आग में भी घी का काम किया उनकी पड़ोसन मीना और साक्षी के शब्दों ने, जो खबर मिलते ही उसे बधाई देने आ पहुंची। और उसने पूछा, लक्ष्मी बहन बहू है तो सुंदर, सुना है लव मैरिज की है, अकेली ही आई है या साथ में कुछ लाई भी है? अब उनसे क्या कहती, मन महसूस कर रह गई थी। वे पुत्र से तो वे कुछ नहीं कह पाई, लेकिन जब तक मन का आक्रोश निशा पर निकलने लगा। कल जब वे निशा को टोक रही थी तभी विनोद आ गया, उनसे उलझ पड़ा। उन्हें इस बात की कतई उम्मीद नहीं थी कि वह बहू का पक्ष लेगा। इससे पहले भी निशा को यह ना करो वह ना करो की हिदायतों के साथ उसे छोटी छोटी बातों पर टोकती आई थी और अक्सर विनोद से उसकी शिकायत भी कर दिया करती थी, पर हर बार वह निशा को ही डांटकर उनका पक्ष मजबूत करता रहा था। पर आज तो हद ही हो गई। उसने न केवल निशा का पक्ष लिया बल्कि उनके रूठने पर भी उन्हें मनाने नहीं आया। पर मैं भी किसी से कम नहीं, इनसे दबूंगी नहीं, वरना ये मेरा रहना भी दुर्भर कर देंगी, सोचकर उन्होंने स्वयं को समझाया और निशा के द्वारा बनाई चाय भी पीकर नहाने चले गई। नहाकर जब वे पूजा करके बाहर आई तो देखा कि निशा कमरे से बाहर नहीं आई है। वे किचन में गई तो देखा कि विनोद का लंच पैक है।
उसे खोलकर देखा तो उसमें सब्जी पराठा था। कुछ बनाने की अपेक्षा उन्होंने उसे ही खाना स्वीकार किया समझा और नित्य की तरह टीवी पर खाना अपना मनपसंद सीरियल देखने लगी। दोपहर का 1 बज गया। निशा को कमरे से बाहर न आते देख उन्होंने टोस्ट में ब्रेड सेकी और 1 कप चाय बनाकर खाने बैठ गई। उन्होंने ना ही निशा को आवाज़ दी और ना ही उसके कमरे में गई। शाम 4 बजे चाय की तरफ लगने पर स्वयं ही चाय भी बनाकर पी ली। पर अब तक उनका क्रोध चरम सीमा तक पहुंच चुका था। अब वे विनोद के आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही वह आया मन का आक्रोश निकलने लगा। भी अब चुप करो माँ, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? एक वक्त खाना बनाकर नहीं खिला पाई तो इतना क्रोध क्यों? हो सकता है कि उसकी तबीयत खराब हो। हाँ हाँ, अब तो माँ में ही तुझे कमी नजर आएगी। वही तेरे लिए सब कुछ हो गई है। पल्लू से जो बांध लिया है उसने तुझे। तुम सास बहू के चक्कर में मेरा जीना दुश्वार हुआ जा रहा है। तुम्हें जैसा रहना हो रहो, मैं ही घर छोड़कर जा रहा हूँ। तू क्यों जाएगा? जाना है तो मैं जाऊंगी, सदा की तरह उन्होंने कहा। उनका वाक्य पूरा होने से पहले ही विनोद दनदनाता हुआ बाहर चला गया। जब तक वे बाहर आई तब तक वह जा चुका था। विनोद को पैदल घर से जाते देख उन्होंने सोचा ऐसे ही किसी मित्र के घर चला गया होगा। क्रोध शांत होते ही घर आ जाएगा। सब मुझ पर ही गुस्सा निकालो। बहू के ऐसे तेवर, सुबह से पानी के लिए भी नहीं पूछा और शिकायत की तो बेटा भी घर छोड़ने की धमकी देने लगा। हे भगवान, अब तो मुझे उठा ही ले। उन्होंने सदा ही तरह ऊपर की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर कहा। 8 बजे लक्ष्मी बहू के कमरे की तरफ गई। एक बार सोचा कि आवाज़ लगाया, पर स्वयं ही अकड़ ने उसे रोक लिया। अपने लिए 2 रोटी बनाई और पिछले दिन की बनी सब्जी से खा ली और निश्चित भाव से टीवी देखने लगी। 9 बजे, यहाँ तक कि 10 बज गए। ना बेटा लौटा और ना ही बहू कमरे से बाहर निकली। अब उन्हें चिंता होने लगी। एकाएक उन्हें लगा बहू ठीक ही कह रही थी कि कैसी माँ है आप, यह जाने बिना कि बेटे बहू ने खाया है या नहीं। आपने कैसे खा लिया? बहू की बात तो छोड़ दो, पर उस बेटे ने रात में बिना खाए सोए सुबह भूखे ही ऑफिस चले गए। बेटे के प्रति जरा से भी संवेदना नहीं जगी। उसने कुछ खाने के लिए पूछने के बजाय उसके आते ही वे शिकायतों का पुलंदा लेकर बैठ गई। यह कैसी आत्मघाती प्रवृत्ति बनती जा रही है उनकी। अब उन्हें पुत्र की चिंता हो रही थी, वहीं बहू पर भी गुस्सा आ रहा था जो सुबह से अपने कमरे में बंद थी। उसकी नहीं, कम से कम अपने पति की तो चिंता होनी चाहिए उसे। विनोद के मोबाइल पर ट्राई किया तो स्विच ऑफ बता रहा था। विनोद के मित्र रमेश को फ़ोन किया तो उसने कहा, माँ जी विनोद मेरे पास तो नहीं आया। तनिष से पूछकर देखिए, शायद उसे पता हो। तनिष के साथ साथ लक्ष्मी ने विनोद के कुछ अन्य दोस्तों को फ़ोन किया। वहाँ से नकारात्मक उत्तर पाकर उन्हें कुछ और नहीं सूझ रहा था। अब बहू के पास जाने के सिवा कोई चारा ही नहीं था। उसके कमरे में कदम रखा तो बिजली बंद थी। बिजली ऑन करते हुए कुछ कठोर शब्द मुंह से निकलने वाले थे कि देखा वह चादर ओढ़े लेटी है, शरीर बुरी तरह कपकपा रहा है और मुंह से भी कुछ अस्पष्ट शब्द निकल रहे हैं। यह देख वे घबरा गई। बहू की हालत और बेटे का कुछ पता नहीं। पास जाकर छुआ तो शरीर तप रहा था। पहली बार आत्मग्लानि से भर उठा था उनका मन। कोई उपाय ना देख निशा की स्थिति बताते हुए दोबारा रमेश को फ़ोन किया। उसने कहा, आंटी इतनी रात कोई डॉक्टर आएगा या नहीं? फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। एक बार बेटी दामिनी ने भी निशा के प्रति उनके रूखे व्यवहार को देखकर कहा था, माँ रस्सी को इतना भी ना ऐंठो कि वह टूट जाए। फिर यह मत भूलो कि तुम्हारे बुढ़ापे के यही सहारे हैं। आज तुम जैसा बोओगी वैसा ही पाओगी। तू अभी बच्ची है तभी ऐसा कह रही है। अगर अभी मैं इन्हें टाइट करके नहीं रखा तो बाद में ये मेरे सिर पर चढ़ कर नाचेंगे। दामिनी के समझाने पर भी माँ लक्ष्मी ने उत्तर दिया था, वह सब पुरानी बातें हैं। सच्चाई तो यह है कि हर संबंध प्यार दो और प्यार लो के सिद्धांत पर टिका है। डर कर या दहशत पैदा कर आप कुछ समय के लिए भले ही उन्हें अपना गुलाम बना लो, पर कभी ना कभी तो उनके क्रोध का गुब्बारा फूटेगा। तब उन्हें दोष मत देना। अच्छा, अब बंद भी कर अपना प्रवचन। उस समय उन्होंने दामिनी को चुप करा दिया था, पर आज निशा की हालत देखकर और बेटे का कोई अता पता ना पाकर इस समय उन्हें दामिनी का कहा एकाएक शब्द सही लग रहा था। वरना सदा शांत रहने वाले और उसकी हर आज्ञा का
पालन करने वाले बेटे बहू में इतना अंतर क्यों आया? कहीं उनकी बेवजह की नुक्ताचीनी के कारण तो नहीं? आज लक्ष्मी इस सब की वजह स्वयं को समझने लगी थी। ना ही वे इतनी कठोर या रूखी होती और ना ही विनोद घर छोड़कर जाता, ना ही बहू की हालत होती। आखिर किसी को सहने की भी एक सीमा होती है। जब अति हो जाती है तो एक संवेदनशील इंसान ऐसे ही मानसिक संतुलन खो बैठता है। उन्हें यह बात समझ में तो आई, पर कुछ देर से। तकरीबन आधे घंटे बाद रमेश डॉक्टर को ले आया। आते ही उसने निशा को इंजेक्शन दिया और समय से दवा खिलाने का निर्देश देते हुए ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कहा। विनोद का कहीं कोई पता नहीं था। इधर निशा की तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लक्ष्मी जी ने निशा के नाम से ही चिढ़ थी, अचानक उसके प्रति सहृदय होने लगी। निशा जब भी विनोद के लिए पूछती तो वह कह देती कि वह ऑफिस के काम से बाहर गया है, काम होते ही आ जाएगा। उसका मोबाइल अब भी स्विच ऑफ बता रहा है। अभी मैं कशमकश से गुजर ही रही थी कि दामिनी का फ़ोन आया। ना चाहते हुए भी उन्हें दामिनी को बताना पड़ा। दामिनी ने सारी बातें सुनकर सिर्फ इतना ही कहा, माँ मेरी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं आ जाती। जब तक भैया नहीं मिल जाते तुम्हें संयम से काम लेना होगा। संयम के साथ भाभी को भी संभालना होगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, झूठ बोलने के बावजूद निशा सब समझ गई थी। रमेश और उसके अन्य मित्र भी विनोद के बारे में कुछ नहीं बता पा रहे थे। निशा पर इस बात का ऐसा असर हुआ कि उसने खाना पीना छोड़ दिया। यहाँ तक कि दवा खाने से भी उसने मना कर दिया। उसकी ऐसी हालत देखकर एक दिन सास लक्ष्मी उससे बोली, बेटी मैं तेरी दोषी हूँ, मुझसे गलती हुई है, इसका प्रतिकार भी मुझे ही करना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि विनोद एक दिन अवश्य आएगा। वह तुझसे बहुत प्यार करता है, आखिर कब तक वह तुझसे दूर रह पाएगा? पर बेटा उसके लिए तुझे जीना होगा। यूँ खाना पीना छोड़ने से तो किसी समस्या का हल नहीं निकलेगा। कुछ दिन और देख लेते हैं, वरना फिर पुलिस में कंप्लेंट करवाने के साथ पेपर में भी इश्तिहार देंगे। सासू माँ की बात मानकर निशा ने थोड़ा खाने की कोशिश की, पर उसे उल्टी हो गई। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार होने पर लक्ष्मी ने उसे डॉक्टर को दिखाने का निर्णय लिया और वह निशा को लेकर डॉक्टर को दिखाने उनके नर्सिंग होम गई। डॉक्टर साहब मेरी बहू ठीक तो है? लक्ष्मी ने डॉक्टर के चेक करने के बाद पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। मिठाई खिलाइए, आप दादी बनने वाली है। क्या? बिल्कुल सच अम्मा, आप दादी बनने वाली है। डॉक्टर को दिखाकर सास बहू दोनों कमरे से निकली ही थी कि एक नर्स दौड़ते आई और बगल के केबिन में घुसते हुए बोली, डॉक्टर साहब उस पेशेंट को होश आ गया है। सच? तुम चलो मैं आता हूँ। क्या हुआ डॉक्टर उस पेशेंट को? नर्स की बात सुनकर निशा से रहा नहीं गया। उसने डॉक्टर के केबिन में घुसते हुए पूछा, आप लोग कौन हैं और बिना इजाज़त के लिए मेरे केबिन में कैसे घुस आए? डॉक्टर ने उसे ऊपर से नीचे तक निहारते हुए रूखे स्वर से कहा, डॉक्टर साहब मेरे पति लगभग 15 दिन से लापता है, इसलिए मैं इस पेशेंट के बारे में जानना चाहती हूँ। निशा ने डॉक्टर की डांट की परवाह किए बिना कहा, 15 दिन से लापता? लगभग इतने दिन पूर्व ही इस व्यक्ति को बुरी तरह से जख्मी हालत में यहाँ लाया गया था। कोई पहचान का जरिया ना होने पर हम उनके घर वालों को खबर नहीं कर पाए। वह तो उस सज्जन की सज्जनता कहिए जो उसे इतनी जख्मी हालत में उठाकर लाए। वही इसके इलाज का खर्च भी उठा रहे हैं। अचानक डॉक्टर के स्वर में नरमी आ गई। क्या हम उससे मिल सकते हैं? लक्ष्मी और निशा ने एक साथ कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं। वे दोनों डॉक्टर के पीछे पीछे गए। विनोद को पाकर उन दोनों की खुशी का ठिकाना ना रहा, पर विनोद ने उन्हें देखकर मुंह फेर लिया। क्या आप इन्हें जानती है? जी, यह मेरा बेटा विनोद है। हम पिछले 15 दिनों से तलाश रहे हैं। माँ जी ने खुश खुशी डॉक्टर से कहा। चलो अच्छा हुआ, वरना हम इनकी आइडेंटिटी को लेकर परेशान हो रहे थे, डॉक्टर ने कहा और समीप ही खड़ी सिस्टर को कुछ निर्देश देकर चला गया। आज दो दो खुशियाँ आपके दामन में समाई है माँ जी, जमकर पार्टी दीजिए और हाँ मुझे बुलाना मत भूलिएगा। पीछे से आवाज़ आई। लक्ष्मी ने पीछे मुड़कर देखा तो वही नर्स खड़ी थी जिसने पेशेंट के होश में आने की सूचना दी थी। आप दवा का पर्चा वहीं भूल आई थी। डॉक्टर ने आवाज़ लगाई, पर आपने सुना नहीं। लीजिए दवा का पर्चा और हाँ पार्टी में बुलाने से नहीं भूलिएगा। नर्स ने दवा का पैकेट उसे पकड़ाते हुए पुनः कहा, तुम्हें कैसे भूलूंगी? तुमने तो आज मुझे वह खुशी लौटाई है जो मुझसे मेरी गलती के कारण दूर हो गई थी। माँ लक्ष्मी मन ही मन बुदबुदाई।
मुझे माफ़ कर दे बेटा। माँ जी ने विनोद के बिस्तर पर बैठकर उसका चेहरा अपनी ओर करते हुए कहा। दूसरी खुशी कौन सी है, नहीं पूछेगा? बेटे की आंखों में प्रश्न देखकर माँ फिर बोली, तू पापा बनने वाला है और मैं दादी। यह खुशी मुझे मेरी बहू निशा ने दी है। कहते हुए लक्ष्मी ने निशा की तरफ देखा और उससे कहा, दूर क्यों खड़ी है, यहाँ आना, तेरा विनोद तेरा इंतजार कर रहा है। लक्ष्मी निशा को विनोद के पास बैठाकर बाहर चली गई और दामिनी को फ़ोन मिलाने लगी। दामिनी भी परेशान थी। बहुत दिनों के बाद खुशियों ने उनके दौर पर दस्तक दी है। वह अपनी ज़िंदगी जी चुकी है। बच्चों की ज़िंदगी में बेवजह दखल देकर अब ऐसा कोई काम नहीं करेंगी। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।